न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद अशरफ का एक खत अब सामने आ रहा है जो कई सारे राज खोल सकता है, और इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। चेहरे पर खौफ, जुबान पर डर और दिमाग में मौत की दहशत। हत्या से 2 हफ्ते पहले अशरफ के होश उड़े हुए थे। उसे हर कदम पर मौत की साजिश नजर आ रही थी। हर कोई षड्यंत्र करता दिख रहा था। में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। अशरफ के बयान से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन, क्या अशरफ को पहले से पता थी मर्डर की बात? क्या साजिश के तहत अशरफ को उतारा मौत के घाट? लिफाफे में बंद है मर्डर के साजिशकर्ता का नाम। अशरफ के खत से खुलेगा मर्डर का राज। ये सवाल इसलिए क्योंकि 29 मार्च 2023 को प्रयागराज से बरेली जेल लौटते हुए पुलिस कस्टडी में अशरफ ने जो बयान दिया वो सच साबित हुआ। उस वक्त हर किसी ने इसे सिर्फ अशरफ का पैंतरा माना था, लेकिन लोगों को यकीन तब हुआ जब अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद उनका ये खत सामने आया। इस खत में क्या है वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको अशरफ का वो बयान सुनवाते हैं जो उसने 29 मार्च को दिया था। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस नहीं ले सकता। नाम बताओ, नाम। ऐसा पूरी बात बताओ। नहीं, पूरी बात नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी हत्याकारों बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद सामने आई चिट्ठी पर अशरफ के वकील की सफाई आई है। वकील दावा कर रहे हैं कि अशरफ ने इस तरह का जिक्र जरूर किया था, लेकिन उसे कोई चिट्ठी नहीं सौंपी थी। 28 मार्च को अशरफ जी को प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था, तो उससे पहले उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया था। पुलिस लाइन में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा था कि इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार जो जेल से निकाल तुमको 15 दिन में काम तमाम कर दिया जाए। वकील का दावा है कि अशरफ के नाम से जो चिट्ठी वायरल हो रही है वो फर्जी है, जबकि अशरफ ने किसे चिट्ठी दी उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मेरे द्वारा कोई भी चिट्ठी नहीं गई है, नहीं मेरे पास कोई सी चिट्ठी थी। अब जो भी चिट्ठी है अगर चल भी रही है तो फेक चिट्ठी चल रही है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आपसे जिक्र उन्होंने अशरफ ने कोर्ट वहाँ जेल में किया था? हाँ, जेल में उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि अगर मेरे साथ मेरी हत्या होती है, कोई ऐसी घटना घटित होती है तो चिट्ठी पहुंचेगी। तो क्या चिट्ठी पहुंच गई है माना जाए? ये हमें इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। जो आरोप 29 मार्च को अशरफ ने लगाए थे हुआ भी वैसा ही। तो क्या अशरफ और अतीक का मर्डर सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था? पचपन घंटे के अंदर माफिया का परिवार मिट्टी में मिल गया। जेल में बंद अतीक का बेटा अली बिलख बिलख कर रोने लगा। वो बदले की आग में जल रहा है। भाई का एनकाउंटर, पिता की हत्या, चाचा का मर्डर। 55 घंटे के अंदर माफिया का परिवार मिट्टी में मिल गया था। जेल में बंद अतीक का बेटा अली बिलख बिलख कर रोने लगा। अपने बैरक में वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने बाल नोच रहा था और बदले की आग में जल रहा था। अतीक का बेटा अली इस वक्त नैनी जेल में बंद है, जहां अतीक, अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों हमलावरों को गिरफ्तार करने के बाद रखा गया था। अतीक हत्याकांड के बाद से नैनी जेल के अंदर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से अली, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद आपा खो रहा था, उसके बाद हमलावर अरुण मौर्य
सनी सिंह और लवलेश तिवारी को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। इस बीच एक इनपुट मिला कि जेल के अंदर तीनों हमलावरों पर हमला हो सकता है, उनको निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद एहतियातन हमलावर अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां तीनों हमलावरों को तन्हाई सेल में रखा गया है, दूसरे बंदियों से दूर रखा गया है। इसके साथ ही जिस सेल में तीनों हमलावर बंद हैं, उस सेल के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और साथ ही सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। एक तरफ तीनों हमलावरों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है, तो वहीं नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली पर भी नजर रखी जा रही है कि अली कोई कदम न उठा ले। और आइए अब आपको बताते हैं कि माफिया अतीक के आतंक से अंत तक की क्या कहानी है। पीड़ितों की जुबानी ही आइए सुनाते हैं आपको। अतीक का अंत, अब खौफ भी होगा खत्म। अतीक के आतंक की कहानी, पीड़ितों की जुबानी। चालीस साल के आपराधिक साम्राज्य पर सबसे बड़ी गवाही। अतीक के अंत के साथ ही अब अतीक अहमद के गुनाहों का कच्चा चिट्टा खुलने लगा है। धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं और अतीक के जुल्मों की कहानी बयां कर रहे हैं। उन पर हुए जुल्म की कभी ना भूलने वाली दास्तान सबके सामने ला रहे हैं। सालों तक खौफ में खामोश रही जुबान अब बोल रही है। अब अतीक के गुनाहों को बेपर्दा कर रही है। प्रयागराज में कई ऐसे लोग हैं जो अतीक के आतंक से पीड़ित थे। इन्हीं में से एक है सूरजकली। अतीक अहमद ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और ये 35 साल से लड़ाई लड़ती आ रही हैं। हालांकि उन्हें अतीक की हत्या पर ना तो अफसोस है और ना ही खुशी। हाँ, इन्हें सीएम योगी पर भरोसा जरूर है। मुझको सुकून का अभी मुझको खुशी है ना मुझको गम। क्यों? कि ना मुझको उसके मरने से खुशी है ना गम है। क्यों नहीं है? अरे अभी बहुत नाव खेवेगा है, तो मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आपको बाबा से उम्मीद थी? बाबा से का भरोसा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। 35 साल पहले सूरजकली और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था और इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। मेरे साथ ही बहुत जुल्म हुआ। मेरे ऊपर गोली चली 2016 में। मेरी 12.5 बीघा जमीन ले गई। मेरे लगी, मेरे बेटे के ऊपर गोली चली और फर्जी जो है तो हमें सब बनवाए हैं। अच्छा। मैं धीरे धीरे 35 साल हो गया। करीब 3.5 दशक पहले अतीक के जिस आतंक का सामना सूरजकली के परिवार ने किया, उसे याद कर सूरजकली की रूह अभी भी कांप जाती है। अतीक के आतंक से पीड़ित सूरजकली इकलौती नहीं है, बल्कि पीड़ितों की लिस्ट काफी लंबी है। पुलिस ने अभी तक ऐसे 20 लोगों की लिस्ट तैयार की है जिन पर अतीक गैंग ने कहर बरपाया था। उन्हीं में से एक है महाराजगंज की पुष्पा, जो 2007 से पहले प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में जमीन की मालकिन थी, लेकिन 2007 में इनकी जमीन पर भी अतीक गैंग ने कब्जा कर लिया था। अब पुष्पा को भी सीएम योगी पर ही भरोसा है। 2007 में गई और नगर निगम का मैंने टैक्स जमा किया। टैक्स जमा करके मैंने सोचा कि चल के अपना मकान देख लूँ। जब मैं गई तो मेरा मकान वहाँ पर नहीं था। मैं फिर धूमनगंज थाने पे गई, वहाँ मैं रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब मैं वहाँ के जो उस समय एसपी थे उनके पास में गई और उनसे मैं रिक्वेस्ट की, उन्होंने लिखा मेरी। अब पीड़ितों की लिस्ट तैयार हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा। पुलिस का दावा है कि उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो अतीक अहमद के आतंक से पीड़ित थे। इस लिस्ट में 20 लोगों के नाम शामिल हैं। 4 दशक तक पूर्वांचल के कई जिलों में अतीक अहमद का आतंक था।
15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच में गहनता से जुटी हुई है। साथ ही हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है, जो कि जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अतीक और अशरफ के बाद अब बात मुख्तार अंसारी की, जिसके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। अब तक आयकर विभाग को करोड़ों की बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी से जल्द ही इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर सकती है। पूरी तरह घिर गया मुख्तार अंसारी। बेनामी संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ साथ अब इनकम टैक्स का शिकंजा कसने जा रहा है। जिस तरह से अपने रसूख को दिखाकर मुख्तार अंसारी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी की थी, उसको पहले ही जब्त करने का काम किया जा चुका है। लेकिन अब इनकम टैक्स टीम को अपनी जांच के दौरान मुख्तार अंसारी से जुड़ी कई और बेनामी संपत्तियों का पता चला है, जिसमें 125 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है। मुख्तार अंसारी के करीबी लोगों के नाम पर यह संपत्ति है। कई बेनामी संपत्तियों पर एक्शन हो रहा है। जांच के दौरान आयकर विभाग को पता चला है कि गाजीपुर में जिस 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, उस संपत्ति को खरीदते समय जो चेक पेश किया जाना था, वह भी नहीं दिया गया। ऐसे में आयकर विभाग को शक है कि यह पूरा धन काला हो सकता है। साथ ही अब तक की जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इन बेनामी संपत्तियों में जो कंपनियां सामने आई हैं, उनमें मुख्तार अंसारी की पत्नी समेत उसके अनेक करीबी लोग भी डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। अब इस मामले में आयकर विभाग सक्रिय हो चुका है और जिन बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है, उसको लेकर जल्द ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ हो सकती है। ये पूछताछ 3 चरणों में हो सकती है। पहला चरण 127 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति चिन्हित है। दूसरा चरण है जिसमें करोड़ों की बेनामी संपत्तियां जब्त हैं, और तीसरा चरण है जिसमें मुख्तार अंसारी से पूछताछ की तैयारी है। आयकर विभाग की इस रिपोर्ट के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साथ ही इस काले धन की जांच में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दूसरी जांच एजेंसियां भी अपनी जांच शुरू कर सकती हैं। ऐसे में जल्द ही मुख्तार अंसारी के काले कारनामों में उसका साथ देने वालों के चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं, जिसके नाम पर मुख्तार अंसारी एक के बाद एक बेनामी संपत्ति खरीदता चला गया। और अब बात बागेश्वर धाम की, जहां धर्म ध्वजा लेकर श्रद्धालु बहुत संख्या में पहुंच रहे हैं। हाथों में धर्म ध्वजा, जुबा से जय श्री राम के नारे, और ये पग बढ़ते चले बागेश्वर धाम की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम आज देश भर में नामी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां दिव्य दरबार लगाते हैं, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरबार से लोगों की आस्था ऐसी गहरी है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु दौड़े चले आते हैं। तस्वीरें देखिए, ध्वजा पताका लिए इन श्रद्धालुओं में कोई 150 किलोमीटर से आ रहा है, तो कोई 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर चुका है। आम दिनों की तुलना में मंगलवार को बागेश्वर धाम में भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग बागेश्वर बालाजी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए यहां आते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी में टूट की खबरों को पार्टी प्रमुख शरद पवार ने खारिज कर दिया है। पवार के पत्रकारों से बातचीत के दौरान 30 मिनट बाद उनका भतीजा अजीत पवार भी मीडिया के सामने आए। अजीत बगावत के मुद्दे पर करीब 24 मिनट तक बोले और कहा कि एनसीपी में काम करने की बात कहते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत ने कहा कि मैं एनसीपी को मजबूत करने के लिए काम करता ही रहूंगा। मीडिया ने फेक खबर फैलाई है, एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है, इसीलिए हमारी कोशिश इसे वापस पाने की है। अजीत पवार ने इस दौरान एनसीपी विधायकों से सादा कागज पर हस्ताक्षर कराने के आरोपों को खारिज कर दिया। 30-35 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा से बैकफुट पर आए अजीत पवार ने संजय राउत पर भी निशाना साधा। अजीत ने कहा कि कोई बाहरी लोग एनसीपी को लेकर बयान जारी नहीं कर सकता है, एनसीपी के पास अपना नेता और प्रवक्ता है। एनआईए ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है।
यह मामला पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज किया गया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को एनआईए को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी थी। कोरोना के नए मामलों में आज कल के मुकाबले थोड़ी कमी दर्ज की गई है। देश भर की बात करते हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,633 नए मामले मिले हैं, जबकि इस दौरान 6,702 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कल कोरोना के 9,111 मामले दर्ज किए गए थे। फेमिना मिस इंडिया 2023 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली नंदिनी गुप्ता अभिनेता रणवीर कपूर के साथ फिल्मों में डेब्यू करना चाहती हैं। अपने करियर और अपने सपनों के बारे में कोटा की रहने वाली नंदिनी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नंदिनी ने अपनी कामयाबी के पीछे अपने माता पिता के सहयोग को सराहा। नंदिनी कहां घूमना चाहती हैं, खाने में नंदिनी को क्या पसंद है, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आगे क्या कुछ करना चाहती हैं, इस पर सवालों पर नंदिनी ने खुलकर बात की। मुलाकात फेमिना मिस इंडिया 2023 से कराने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे साथ में मौजूद हैं नंदिनी गुप्ता जी। नंदिनी जी, आपका न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं 10 साल की थी जब मैंने सपना देखा मिस इंडिया बनने का, फेमिना मिस इंडिया। बट जब मैं एक्चुअली कोटा में मैंने मेरी एजुकेशन पूरी करी और फिर कॉलेज के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हुई। तो मुझे भी मुंबई के अंदर 8 से 9 महीने हो गए और मैंने आई थिंक 7 महीने की ट्रेनिंग करी है, और वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन बैरियर था एंड कोचेस वगैरह एज सच नहीं थे। जस्ट मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितने पैनलिस्ट थे उनके थ्रू ये ट्रेनिंग हुई है। तो जिस दौरान आपने सोचा कि इस और कदम बढ़ाना चाहिए मिस इंडिया के लिए, तो अंदर कुछ सवाल उठ रहे थे कि जाऊंगी, सक्सेस होंगी कि नहीं, बड़ी कामयाबी मिलेगी नहीं, ऐसे कुछ सवाल उठ रहे थे? सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हर दिन आपका अच्छा नहीं होता और हर दिन बुरा भी नहीं होता। बट एक चीज़ जो मेरे मम्मा ने मुझे बोली थी कि रिस्क नहीं लेगी तो पता कैसे पड़ेगा कि मतलब आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है। तो इट वाज कि मम्मा ने बोला कि गो, अभी इफ़ यू फील कि अभी नहीं होगा या कुछ भी, ट्राई तो करो और फुल ट्राई करो। नहीं होगा वो अलग बात है, मगर ट्राई तो करो। तभी मेरे को ऐसा था मैं मिस राजस्थान बनूंगी नहीं बनूंगी। फिर मिस राजस्थान बनी, तब ऐसा था कि मुझे क्राउन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इवन जब मैं स्टेज पे खड़ी थी तब भी मेरे को ऐसा था कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब फाइनली मिला तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, एंड इवन इसके थोड़े टाइम बाद हुआ कि फाइनली क्राउन आ गया है। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज 18 मुंबई। और ये फटाफट अंदाज में देखते हैं प्राइम 25 खबरें। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी में